इस कंपनी में अगर आपने 2002 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान प्रीमियर इस्लामिक बैंक मिज़ान बैंक की। आइए अब आपको बताते हैं कि मिज़ान बैंक में जो हाई परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट्स है उसके पीछे क्या राज है, और साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं एंड लेट्स डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ मिज़ान बैंक। नाउ टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चंस। जब इंटरेस्ट रेट्स तेज़ी से नीचे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाते हैं, तो फिर हमें बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 2023 में जब भी बैंक का जो ईपीएस था वो तकरीबन 40 से 45 रुपीज़ था, तो मिज़ान बैंक का शेयर 90 रुपीज़ पर ट्रेड क्यों हो रहा था। यही कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि बैंक का जितना हाई आरओआईसी होगा उसका उतना ही हाई प्राइस टू बुक होगा। एक बैंक जिसका आरओआईसी तकरीबन 10-12% है वो यूजुअली 0.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, और वो बैंक जिसका आरओआईसी 25 से 30 की रेंज में है वो 1.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, एंड इट इज़ टोटली जस्टिफाइड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने एक साल में 100 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और ये कंपनी सिर्फ 2002 में स्टार्ट हुई थी। सिर्फ 2 डेकेड्स में इस कंपनी ने इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन कर ली है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अमेजिंग मल्टीबैगर कंपनी होगी। इस कंपनी में अगर आपने 2002 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान प्रीमियर इस्लामिक बैंक मिज़ान बैंक की। जब से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक्स पे एमडीआर अप्लाई हुआ है, मिज़ान बैंक की शेयर प्राइस जो है वो रुक सी गई है। क्या इस डेवलपमेंट से मिज़ान बैंक की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अब ख़त्म हो गई है और आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके फंस जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, और लोग कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो बैंक्स के स्टॉक्स भी नीचे आते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मिज़ान बैंक की फेयर वैल्यू क्या है ये भी आपको बताएंगे, लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे, और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइस। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने का एक ईजी फ्रेमवर्क जो कि हम फिर मिज़ान बैंक पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, बैंक्स का बिजनेस मॉडल होता है कि अपने कस्टमर से डिपॉजिट लेना और फिर डिफरेंट बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को लोन देना और बीच में अपना एक स्प्रेड रखना। जैसे कि आजकल 12% इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो सारे बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल्स को और डिफरेंट बिजनेसेस को 12 से लेके 13% के बीच में लोन दे रहे हैं। लेकिन हर बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि वो रिटर्न जो वो अपने डिपॉजिटर्स को दे रहा है, वो बराबर नहीं होता, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है करंट अकाउंट्स, यानी कि आपके वो कस्टमर्स जिन्होंने आपके बैंक में करंट डिपॉजिट रखा हुआ है उस पर आपको कुछ रिटर्न भी नहीं देना, यानी कि फ्री मनी। मिज़ान बैंक एक हाई आरओआईसी कंपनी इसलिए है बिकॉज इट इज़ पाकिस्तान नंबर 1 बैंक व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। और इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, ताकि आप खुद भी सोच सकें कि जो मिज़ान बैंक का मोट है ऑफ अट्रैक्टिंग लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। आजकल जैसे 12% इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, तो मिज़ान बैंक ने ऑन एवरेज तकरीबन 12.5 से 13% पे लोन्स दिए हुए हैं, और क्योंकि इनके पास 50% जो डिपॉजिट्स हैं वो करंट अकाउंट्स हैं और बाकी जो सेविंग्स अकाउंट हैं उन पे तकरीबन बैंक 10% रिटर्न देता है, तो इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ 5% बन जाती है। यही नंबर्स अगर हम एक एवरेज पाकिस्तानी बैंक के लिए रन करें, तो क्योंकि उनमें सिर्फ 25% करंट अकाउंट्स होते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो 8% तक चली जाती है। यानी कि एक एवरेज पाकिस्तानी बैंक में अगर 1000 अरब रुपए के डिपॉजिट होंगे तो उनका नेट स्प्रेड तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ होगा, लेकिन मिज़ान का यही नंबर 80 बिलियन रुपीज़ होगा। इस एग्जाम्पल से आपको 2 बातें समझ आ गई होंगी। पहली कि सारी गेम ही करंट अकाउंट्स की है, और दूसरी कि पाकिस्तान के केस में रिटेल बैंकिंग ही मेक्स अप मेजर पोर्शन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इतनी होती नहीं है, और सारे बैंक्स का यही बिजनेस मॉडल है कि आपने रिटेल ब्रांच ओपन करनी है, उसमें जो है आपने डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने हैं और एक अच्छे स्प्रेड पे आगे लोन आउट करने हैं। इसी वजह से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का फ्रेमवर्क है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। हर चीज़ जो है उसको हम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है कि ये आपको किसी भी बैंक का फ्यूचर आरओआईसी भी बता देगा
और फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे वो भी बता देगा। आइए इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि मीज़ान बैंक का फ्यूचर आरओआईसी क्या है। स्प्रेड कमाने के बाद बैंक ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करने होते हैं और यहाँ भी मीज़ान जो है वो पाकिस्तान के टॉप बैंक्स को मैच करता है। मीज़ान बैंक के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं दे आर ओनली 3% ऑफ डिपॉजिट्स। यही नंबर अगर आप किसी एवरेज बैंक का देखेंगे तो वो 4 से 4.5% तक चला जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग की इजी लैंग्वेज ये होती है कि आपने जो लोन्स इंडिविजुअल्स को और डिफरेंट बिजनेस को दिए हैं, अगर वो बैंक को वापस नहीं मिले तो ये लॉस बैंक को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के डिफरेंट प्राइवेट बैंक से भी बेहतर है। और गवर्नमेंट के बैंक्स का तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट और दूसरे इश्यूज़ की वजह से कभी कभी लोन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने देखा कि मीज़ान बैंक के हाई आरओआईसी का राज सिर्फ हाई करंट अकाउंट्स नहीं है, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बैंक ने कम रखे हुए हैं और जो लोन लॉसेज होते हैं वो भी काफ़ी कम हैं। इसी फ्रेमवर्क को क्विकली अप्लाई करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि 2025 में मीज़ान बैंक के प्रॉफिट्स कितने होंगे। सो जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं तो अगले साल में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10 से 11% पे आ जाएंगे तो फिर मीज़ान बैंक का जो नेट स्प्रेड है वो तकरीबन 7% पे आ जाएगा। मीज़ान बैंक के लेटेस्ट नंबर्स अगर आप देखें तो आज बैंक के पास तकरीबन 2.6 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं और ये भी अगले साल एक्सपेक्टेड है कि 3 ट्रिलियन तक चले जाएंगे। अगर आप पूरे साल की एवरेज लेंगे तो तकरीबन बैंक के पास 2.75 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स होंगे। सो 2025 में मीज़ान बैंक तकरीबन 200 बिलियन रुपए का स्प्रेड कमाएगा। इसके अलावा बैंक के इनकम के कुछ और सोर्सेज भी होते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड फीस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एलसीज ओपनिंग फ़ीस, रेमिटेंस फ़ीस। सो उसमें मीज़ान बैंक तकरीबन 35 बिलियन रुपीस 2025 में कमा लेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 90 बिलियन होंगे और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो फिर प्रोविजनिंग की अमाउंट भी थोड़ी कम हो जाती है। तो प्रोविजनिंग में अप्रॉक्सीमेटली मीज़ान बैंक 10 बिलियन प्रोविजन कर सकता है। और अगर हम अगले साल का 52% का टैक्स रेट अप्लाई करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 70 से 72 बिलियन बन जाता है, जो कि तकरीबन 40 ईपीएस बनता है। पिछले 2 सालों में तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे और मीज़ान बैंक भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा था। अब इंटरेस्ट रेट जो हैं पाकिस्तान की अगर लॉन्ग टर्म एवरेज भी देखें तो उसके आसपास आ गए हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कि मीज़ान बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में आरओआईसी कितना बनता है। सो आज के डिपॉजिट्स के हिसाब से आपने देख लिया कि हर साल तकरीबन मीज़ान बैंक 70 बिलियन रुपीस प्रॉफिट कमा सकता है अंडर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। अब आपने ये देखना है कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है ताकि आप आरओआईसी कैलकुलेट कर सकें। किसी भी बैंक को चलाने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका शॉर्टकट है 10% ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें से जो 6% है वो आपने स्टेट बैंक में जमा कराना होता है एज सिक्योरिटी, इस पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। और 3 से 4% आपका लग जाता है बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने में। ये 3 से 4% आप किसी भी बैंक के अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। आप उनके डिपॉजिट्स चेक करें और उनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं और प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं टू रन दिस बिजनेस। सो मीज़ान बैंक को ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो है तकरीबन 270 बिलियन। सो इससे हमने अपना फ्यूचर आरओआईसी एस्टिमेट कर लिया विच इज़ 26%। ये जो 3 से 4% इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रिक हमने आपको बताई है, ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, लेकिन आपने हर बैंक की जो है उनकी स्टेटमेंट खोल के ये चेक करना है और आपने हमें कमेंट्स पे बताना है कि ये 3 से 4% में फॉल करती है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 बैंक्स हैं और दोनों में 1000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं, तो दोनों बैंक्स को चलाने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो तो सेम है, लेकिन एक बैंक उस पर तकरीबन 30 बिलियन का प्रॉफिट कमा लेता है और एक बैंक जिसमें थोड़े करंट अकाउंट्स कम है वो शायद सिर्फ 10 बिलियन का प्रॉफिट कमाता है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आपको 30% आरओआईसी वाले बैंक्स भी मिल जाएंगे और 10% आरओआईसी वाले बैंक्स भी मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक शॉप पे गए और आपको शॉपकीपर ने 2 मशीन्स दिखाई। एक मशीन है उसमें आप साल के शुरू में अगर 100 रुपये इनपुट करते हैं तो अगले साल वो आपको 130 रुपये दे देता है। दूसरी मशीन है उसमें आप 100 रुपये डालते हैं तो आपको सिर्फ 110 रुपये मिलते हैं 1 साल बाद। अब आप खुद सोचें इन दोनों मशीन्स की जो प्राइस है क्या वो सेम होगी? बिल्कुल नहीं। अगर एक थोड़ा सा भी रैशनल इन्वेस्टर होगा और वो लेट से 15% रिटर्न टारगेट कर रहा है तो वो मशीन जो कि हर साल 30 रुपये निकाल के दे रही है उसको, वो उसको 200 रुपये में भी ख़रीद लेगा। और वो मशीन जो कि
100 रुपये को 110 रुपये में कन्वर्ट करती है, उसके लिए शायद वो सिर्फ 60 रुपये दे। यही कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि बैंक का जितना हाई ROIC होगा उसका उतना ही हाई प्राइस टू बुक होगा। एक बैंक जिसका ROIC तकरीबन 10-12% है वो यूजली 0.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, और वो बैंक जिसका ROIC 25 से 30 की रेंज में है वो 1.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, एंड इट इज़ टोटली जस्टिफाइड। इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हों तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में मिज़ान बैंक इंक्लूडेड है। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, प्लीज़ क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टू द $1,000,000 क्वेश्चंस। जब इंटरेस्ट रेट्स तेज़ी से नीचे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा कि मिज़ान बैंक जिसने लास्ट ईयर में 100 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, इस साल शायद वो 70 से 75 बिलियन का प्रॉफिट कमाएगा। तो फिर हमें बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, हम आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ये एक्चुअली ज़्यादा अच्छा होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो रहें। आई नो आप शॉक हो गए होंगे, ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट्स नीचे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शेयर ऊपर जाएगा। बट आपको ये भी समझना होगा कि इंटरेस्ट रेट्स बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट में भी रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट ये भी डिटरमिन करते हैं कि स्टॉक मार्केट किस पी रेशो पर ट्रेड करेगी। सो अगर लेट से एक बैंक है उसका 50 EPS है और इंटरेस्ट रेट जब नीचे आते हैं उसका EPS 40 हो जाता है, बट पहले उस 50 EPS पे उसको 5 पी रेशो मिलता था बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, बट अब उसको 40 रुपीज़ अर्निंग्स पे तकरीबन 7 to 8 पी रेशो मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो उसकी शेयर प्राइस होगी वो तकरीबन 50% से बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, उनको डिविडेंड यील्ड पे भी वैल्यू करते हैं। तो अगर एक बैंक लेट से एक साल में 50 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा था और हाई इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे और उस बैंक को सिर्फ 20% डिविडेंड यील्ड मिल रही थी, तो फिर इसकी शेयर प्राइस हो गई तकरीबन 250 रुपीज़। और अब अगर इसके प्रॉफिट थोड़े कम भी हो जाते हैं, लेट से 40 रुपीज़, और ये 40 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट करते हैं, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब 10% पे आ गए हैं, इस बैंक को 10% यील्ड पे ट्रेड किया जाएगा और इसकी जो शेयर प्राइस है वो 400 रुपीज़ तक चली जाएगी। सो आपने क्या समझा कि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बैंक्स के प्रॉफिट डिटरमिन करने में भी रोल प्ले कर रहा होता है, और उन अर्निंग्स पे उनको क्या पी रेशो मिलेगा उसमें भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द सेकेंड रोल इज़ मोर पावरफुल। इसीलिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर है कि जब इंटरेस्ट रेट कम भी हों तो वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं एंड लेट्स डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ मिज़ान बैंक। पहले डिविडेंड यील्ड अप्रोच से देख लेते हैं। मिज़ान बैंक की काफ़ी क्लियर पॉलिसी है ऑफ ₹7 पर क्वार्टर डिविडेंड। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है साल के जो आखिरी 2 क्वार्टर हैं उसमें थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ जाए, और ये बैंक 2025 में तकरीबन 30 रुपीज़ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दे। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं और हो सकता है एक साल बाद तकरीबन 10% हो जाएं, सो 10% यील्ड के हिसाब से मिज़ान बैंक की फेयर वैल्यू तकरीबन 300 रुपीज़ पर शेयर बन जाती है, और इसके साथ साथ आपको 30 रुपीज़ का डिविडेंड भी मिलेगा इस साल में। पी रेशियो अप्रोच को भी कवर कर लेते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे इन मॉडरेट मार्केट्स मिज़ान बैंक जो है वो तकरीबन 6.5 से 7 पी रेशो पे ट्रेड होता है। बट उसमें एक ये फैक्टर भी है कि पहले हमेशा लोग सोचते होते थे कि क्योंकि इस्लामिक बैंक्स में MDR अप्लाई नहीं हुआ तो कभी ना कभी जाके ये जब मिज़ान पे अप्लाई होगा तो इसकी जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी। तो पुराने टाइम में अर्निंग्स थोड़ी सी ज़्यादा होती थी लेकिन लोग उसको थोड़ा सा लोअर पी रेशो देते थे ताकि वो उस चीज़ को फैक्टर इन कर लें। अब क्योंकि MDR अप्लाई हो गया है और जो अर्निंग्स का डिक्लाइन इम्पैक्ट था वो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूचर में अदर टॉप बैंक्स की तरह इस बैंक को भी तकरीबन 8 पी रेशो मिलने के चांसेस हैं, जिससे इसकी फेयर वैल्यू तकरीबन 320 रुपीज़ बन जाती है। और इसमें अगेन जो 30 रुपीज़ का डिविडेंड है वो इंक्लूडेड नहीं है। चलें, फेयर वैल्यू तो समझ आ गई, लेकिन एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 2023 में जब भी बैंक का जो EPS था वो तकरीबन 40 से 45 रुपीज़ था, तो मिज़ान बैंक का शेयर 90 रुपीज़ पर ट्रेड क्यों हो रहा था। चलो समझ आता है, उस वक्त मुल्क के हालात ख़राब थे, इंटरेस्ट रेट भी हाई थे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, बाकी कंपनीज़ भी 3-4 पी रेशो पे चल रही थी, लेकिन मिज़ान तो 2 पी रेशो पे चल रहा था। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए आपको समझना होगा कि इम्पैक्ट ऑन लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑन पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर। 2023 में मिज़ान बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1500 अरब रुपए के लोन्स दिए हुए थे। और अगर आप थोड़ा सा फ्रंटियर इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे
जब भी किसी इकोनॉमी का डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 80% से ऊपर जाता है और उसने आईएमएफ से डील करनी हो, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आईएमएफ उससे डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाता है ताकि उसका जो डेट टू जीडीपी है वो मैनेजेबल लेवल पे आ जाए। और इसी टाइम पे पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी हाई 70s पे चला गया था। बट जैसे ही आईएमएफ डील हो गई और ये डेट टू जीडीपी नीचे आने लग गया, जो कि अब तकरीबन 65% पे आ गया है, तो ये जो रिस्क था वो मिटिगेट हो गया। इस रिस्क का जो इम्पैक्ट था वो प्राइस में इनबिल्ट था। आप खुद सोच सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती कि मैं बैंक्स के साथ लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हूँ और जिसको मैंने लेट से 1000 अरब रुपए लोन लिया हुआ था, मैं 900 बिलियन रुपीज़ ही वापस करूँगी, तो इस केस में अगर 10% लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती तो मिज़ान बैंक को तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ का लॉस हो सकता था। सो असल में पी रेशो 4 ही चल रहा था, लेकिन जो 150 बिलियन रुपीज़ का इम्पैक्ट था वो शेयर प्राइस में से माइनस हो रहा था। आइए अब आपको बताते हैं कि मिज़ान बैंक में जो हाई परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट्स है उसके पीछे क्या राज है, और साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क इफेक्ट्स। एक बैंक की जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा कस्टमर उसमें सेफ फील करेंगे कि अपने वो पैसे वहाँ जाके रखवाएं। यानी कि एक अगर नया बैंक होगा, उसकी ब्रांचेस भी दूर दूर होंगी, तो फिर बैंक जो है आपसे डिपॉजिट मांगने आएगा। और जितना बड़ा बैंक होगा, उसकी हर इलाके में ब्रांच होगी, तो कस्टमर खुद चल के जाता है उस बैंक में कि आप मेरा डिपॉजिट रख लें। आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो करीब करीब एटीएम मशीन्स हैं, वो मेरे लिए काफ़ी फेवरेबल हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊँ। तो जब कस्टमर खुद बैंक के पास चल के जाता है, तो फिर चांसेस ऑफ द बैंक मैनेजर कन्विंसिंग हिम टू ओपन अ करंट अकाउंट आर हायर। इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनकी करंट अकाउंट की परसेंटेज जो है वो 30 से 35% से ऊपर ही होती है, और जो थोड़े नए बैंक्स होते हैं उनकी करंट अकाउंट की परसेंटेज कम होती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स। सेकेंडली, जैसे कि आपको बैंक का मॉडल समझ आ गया, तो आपको पता होगा कि बैंक की तो पूरी कोशिश होती है कि आपको कन्विंस कर लें कि करंट अकाउंट ही आपके लिए बेहतर है। और बैंक का जितना भी स्टाफ होता है उनकी यही कोशिश होती है कि अगर कोई नया कस्टमर आता है तो पहले कुछ ना कुछ करके उसको करंट अकाउंट की तरफ कन्विंस किया जाए, क्योंकि मिज़ान बैंक इस्लामिक बैंकिंग में प्रीमियर बैंक है और इन्होंने इस पे बहुत मेहनत भी की थी इन देयर इनिशियल ईयर्स। इनके जो सारे सिस्टम्स हैं उनको शरिया कंप्लायंट रखा जाए। दूसरे इस्लामिक बैंक्स भी थे पाकिस्तान में जब मिज़ान बैंक शुरू हुआ था, लेकिन वो लोग शरिया स्कॉलर्स को पार्ट टाइम बेसिस पे रखते थे। लेकिन मिज़ान बैंक ने फुल टाइम बेसिस पे हर चीज़ शरिया स्कॉलर से डिस्कस करते थे और अपनी ऐसी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई कि जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि वाकई में ये इस्लामिक बैंकिंग करते हैं। और इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे अगर लेट से मिज़ान बैंक में किसी ने लोन लिया हुआ है और वो लेट पेमेंट करता है, सो उस लेट पेमेंट से जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता है वो बैंक अपने पास नहीं रखता, वो चैरिटी में डोनेट कर देता है। ये सिस्टम मिज़ान बैंक ने डेवलप किया था विद शरिया स्कॉलर्स। इस तरह की डिफरेंट पॉलिसीज से मिज़ान बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ, हम एक शरिया कंप्लायंट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। और आपको तो पता है पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ पे शरिया कंप्लायंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक तरह से एक नॉर्मल बैंक में अगर एक कस्टमर वॉक इन करता है तो उसको बैंक के मैनेजर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप करंट अकाउंट ओपन करें। लेकिन मिज़ान बैंक के केस में शायद जो कस्टमर वॉक इन कर रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज, उसका पहले से ही थोड़ा सा माइंड बना होता है कि मेरे लिए करंट अकाउंट ही बेहतर है। और अगर उसको फिर भी थोड़ा बहुत रिटर्न चाहिए हो और वो कहे कि नहीं, मिज़ान बिल्कुल शरिया कंप्लायंट बैंक है, मैं इनके सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करूँगा, तो अगर मुझे थोड़ा कम भी ये रिटर्न ऑफर कर रहे हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स, तो वो मेरे लिए ठीक है। आपके बैंक में अगर ऐसा कस्टमर चल के आ रहा हो बिकॉज ऑफ ब्रांड इमेज, जिसका माइंड ही ये हो कि मैंने जो है बैंक से ज़्यादा रिटर्न नहीं लेना, ये कितना बड़ा मोट हो सकता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि जिस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिज़ान बैंक का मोट है ये नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा लेटली स्टेट बैंक ने जो है इस्लामिक बैंक्स पे भी एमडीआर अप्लाई कर दिया है, और इसका रूल ये है कि बैंक ने एवरेज जो लोन्स दिए होंगे उनकी जो भी परसेंटेज होगी उसका 75% जो है बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के साथ शेयर करना है। सो इससे थोड़ा सा मिज़ान बैंक पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड भी है। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट जब नीचे आ रहे होते हैं तो बैंक्स अपने कस्टमर्स को बेहतर कन्विंस कर लेते हैं कि इतना कोई ख़ास आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप करंट अकाउंट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो
तो हो सकता है मिज़ान बैंक के फ्यूचर में करंट अकाउंट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा मिज़ान बैंक क्योंकि सेविंग अकाउंट्स पे दूसरे इस्लामिक बैंक से थोड़ा कम रिटर्न ऑफर करता था, अब क्योंकि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट हो गया है तो हो सकता है मिज़ान बैंक में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो नए आ जाएं, जो कि पहले इस वजह से नहीं आते थे क्योंकि रिटर्न थोड़ा सा कम था। सो नेक्स्ट ईयर में आपने दो चीज़ों पे कड़ी नज़र रखनी है कि मिज़ान बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो कितनी स्पीड से होती है और इनकी जो करंट अकाउंट परसेंटेज है उसमें कोई मज़ीद इंक्रीज़ आता है कि नहीं। अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में मिज़ान बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत तेज़ हो गई तो फिर ये भी हो सकता है कि 10% यील्ड पे ट्रेड करने के बजाय ये बैंक जो है 8% यील्ड पे ट्रेड होना लग जाए। लोग ये सोचें कि इसमें तो रैपिड ग्रोथ होने वाली है और जो फ्यूचर का ईपीएस है वो आज के ईपीएस से काफ़ी ज़्यादा होगा। सो क्योंकि अभी बैंक जो है अपनी अर्निंग्स का तकरीबन 60 से 65% ही पे आउट कर रहा है और अगर इसमें एक हाई डिपॉजिट ग्रोथ का एंगल भी आ जाए तो हो सकता है इसी डिविडेंड पे इन्वेस्टर्स इस बैंक को 8% यील्ड के हिसाब से भी बाय करने लग जाएं, जिससे इसकी शेयर प्राइस जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और कुछ अरसे बाद मिज़ान बैंक के जो नए सीईओ हैं वो टेक ओवर कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा क्योंकि जो लास्ट सीईओ थे वो बहुत सालों से इस बैंक के इंचार्ज थे और एक तरह से उन्होंने ही इस बैंक को खड़ा किया है। तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें अगर कोई चेंज इन पॉलिसीज़ होंगी उसको भी आपने डिटेल में मॉनिटर करना है। और ये जो चेंज इन पॉलिसी है ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है। आजकल बैंक्स अपने फ्यूचर को देखते हुए और क्योंकि सब समझ रहे हैं कि फ्यूचर में डिजिटल बैंकिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो सब डिजिटल साइड पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग इसको एक नॉर्मल बैंक के लिए एक रिस्क भी समझते हैं। आइए आपसे कुछ थॉट्स शेयर करते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ डिजिटल बैंकिंग। और ये जो है उन दो बैंक से आ रहा है जिसमें से एक बैंक को बेस्ट ऐप का अवार्ड मिला है और दूसरा जो कि डिजिटल में सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। बैंकिंग इंडस्ट्री का कंसेंसस ये है कि अभी जैसे रिटेल ब्रांचेस में चेक्स भी आप डिपॉजिट कराते हैं, आप जाके कैश पे डिपॉजिट कराते हैं, तो कुछ फंक्शंस जो हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे। जैसे कि कैश कलेक्शन मशीन काफ़ी बैंक्स में आ चुकी है, तो जो बैंक्स की ब्रांचेस का रोल होगा वो थोड़ा सा एडवाइजरी की साइड पे चला जाएगा, जहाँ पे आप जाके डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। तो कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस है वो रहेगा। और उसी से लोगों को ट्रस्ट आता है जब तक वो देखते हैं कि बैंक की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो वो सेफ़ फील करते हैं कि मैं अपने डिपॉजिट अगर यहाँ रखवाऊँगा तो वो सेफ़ है। अगले 10 से 15 सालों में डिजिटल बैंक्स एज सच कोई रिस्क प्रोवाइड नहीं करते टू द ट्रेडिशनल बैंक्स। इसके अलावा एक डेवलपमेंट जो कि आप पिछले कुछ महीनों में फॉलो कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एडीआर टैक्स लगा रही थी और उससे बचने के लिए डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट कंपनीज को बहुत कम परसेंटेज पे लोन भी दिए थे और इसका जो इम्पैक्ट है वो Q1 रिजल्ट्स में थोड़ा सा नज़र आएगा। जो बैंक्स के प्रॉफिट्स आएंगे वो थोड़े से नॉर्मल से कम होंगे, बट क्योंकि अब ये मामला सेटल हो गया है Q2 ऑनवर्ड्स नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं बैंक्स के वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। आज हमने पाकिस्तान के प्रीमियर इस्लामिक बैंक मिज़ान बैंक की बात की। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि एक एवरेज बैंक और एक टॉप बैंक की जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या फ़र्क होता है, और मिज़ान बैंक का जो इतना हाई ROIC है उसका सीक्रेट सॉस क्या है ये भी आपको बताया। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं तो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है।
कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, so you can invest with full confidence। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Now it's time to reveal the winner of our last video question। लास्ट वीडियो के विनर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा बिजनेस भी एक्सप्लेन किया और उनकी मैनेजमेंट ने जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स शेयर की थी आईपीओ में वो भी बताई, और फ्यूचर में कंपनी किस किस प्राइस पे ट्रेड कर सकती है अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, ये भी सबसे शेयर किया। और आज का हमारा क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मिज़ान बैंक। आपने हमें कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी। फर्स्ट, कि क्या आपके पोर्टफोलियो में मिज़ान बैंक है। सेकेंडली, आपने बताना है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड थर्डली, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपके ख्याल से और इस फ्रेमवर्क के हिसाब से पाकिस्तान का टॉप बैंक कौन सा है। The best and most detailed answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5,000। ये वीडियो हम अपने चैनल की कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें हमने आपको सारे इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं और डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। इफ़ यस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स, ताकि हम अपनी ये जो डिटेल्ड वीडियोस हैं एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट कंपनीज, ये बिल्कुल बनाते रहें। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।